नमस्कार दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्ने में फिर दर्ज होगा क्योंकि आज फिर भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और देश को आजादी दिलाने वाली और देश को बनाने वाली राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फिर ईडी के दफ्तर गए उनकी पूछताछ में शामिल होने। कल उनके साथ में 10 घंटे से अधिक वक्त तक उनसे पूछताछ हुई थी और उन्होंने हर सवाल का बिल्कुल तल्लीनता से जवाब दिया। इतना जवाब दिया कि ईडी परेशान हो चुकी। जो ईडी चाहती है कि किसी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार या नेहरू परिवार के लोगों को बदनाम किया जाए, कैसे उनको फंसाया जाए, क्या किया जाए, तो उसके लिए पूरी कर। इसको लेके एक बड़ी अच्छी चीज इमरान प्रतापगढ़ी ने कही है, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं और शायर भी हैं। उन्होंने लिखा है, तुम्हारे जुल्म मेरे हौसले से वाकिफ हैं, ये मेरे सब्र के आगे ठहर नहीं सकते। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। तो ये है। इसके अलावा लालजी देसाई हैं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सेवा दल के जो है अध्यक्ष हैं, जो सेवा दल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उस सेवा दल के, तो वो कहते हैं गांधी को रोक पाने का साहस दलालों में नहीं। और इसी को लेकर के एक एडवोकेट आनंद डासा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी ने ईडी ऑफिस से निकलते वक्त कहा, अडानी के नौकर से कहना राहुल आया था। अडानी के नौकर से कहना राहुल आया था। तो एमएलसी दीपक सिंह ने जो है उत्तर प्रदेश की लोकसभा जो है विधान परिषद है, उसमें एक बड़ी चीज जो लोग राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं खड़े होकर, अब सब अपने गिरेबान में झांक कर देखे। वो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी ने, हाँ, उनका देश से नाता है, उनका नाता देश से इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का देश के प्रति शहादत देने में कोई योगदान नहीं रहा है। आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का, सभापति महोदय, कोई योगदान नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी दादी की छाती पर गोलियों को चलनी होते अपने आप सभापति में देखा था। राहुल गांधी उस शहीद के बेटे हैं जिनके पिताजी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी सभापति महोदय दी थी। तो शर्म कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर ले उनके ऊपर आरोप लगाने की पहले सभापति महोदय, एक चीज सरकार को हमेशा याद रखनी चाहिए, सरकार कोई भी हो, जब सरकार ने अपने अहंकार को दिखाया है तब जाना पड़ा है। उन्होंने कहा, तेरी ईडी से डर जाए ऐसा राजीव का लाल नहीं, वो इंदिरा गांधी का पोता है, अंग्रेजों का दलाल नहीं। तो इस तरह से करके आ रहे हैं। पूर्व सांसद और दबंग सांसद माने जाते हैं पप्पू यादव, और उन्होंने एक सवाल उठाया है कि अडानी और मोदी के आखिर रिश्तों की जांच क्यों नहीं हो रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, आईटी, जो इनकम टैक्स, कौन करेगा जांच? क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, कौन करेगा? कोई आयोग करेगा? क्योंकि लगातार आप देखिए, और ये मौजूदा मामला है जो आपने पढ़ा होगा, द टेलीग्राफ अखबार ने और द हिंदू ने इसको पब्लिश भी किया, कि श्रीलंका के जो बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि उन्हें एक सिफारिश आई थी राष्ट्रपति राजपक्षे की तरफ से। राजपक्षे ने जो कहा था, जो प्रधानमंत्री थे राजपक्षे, उन्होंने कहा था कि जो बिजली का ठेका है पूरा श्रीलंका का, वो गौतम अडानी की कंपनी को देना है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें सिफारिश आई है। अब आप समझिए, श्रीलंका की बिजली सप्लाई का ठेका गौतम अडानी को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री से सिफारिश करते हैं। हमें तब का भी याद है कि जब मोदी खुद ऑस्ट्रेलिया गए थे अडानी को लेकर, वहां की माइनिंग का ठेका दिलाने, साथ में एसबीआई की प्रमुख भी गई थी, क्योंकि एसबीआई ने उसकी गारंटी भी ली थी और कंपनी को जो है बाहर लोन देने का भी किया था कि नहीं, आप इनको दे दीजिए, ये सारी चीजें करेंगे, हम इनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। आप समझिए, देश के तमाम एयरपोर्ट आपने देखा है,
अदानी को दिए जा चुके हैं, चाहे मुंबई का हो, लखनऊ का हो, दुनिया। तो जितने एयरपोर्ट हैं सब लगभग इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज अदानी के हाथ में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देश के सारे बड़े बंदरगाह जो पोर्ट कहलाते हैं, वो बंदरगाह भी अदानी को दिए जा चुके हैं और उन्हीं के बंदरगाहों से हजारों हजार करोड़ रुपए की जो है स्मगलिंग होते हुए वो पकड़ी गई, क्या कहते हैं, नशा पकड़ा गया, तमाम कोकीन, हेरोइन और ये इसमें कि ये सारी चीजें सब पकड़ी जा रही हैं। तो आप समझिए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं रहा। देश की लगभग कोयले की खदानें उनको दे दी गई हैं, तमाम पहाड़ों और सबको खोदने और खनिज को खोदने का भी ठेका जो है पूरे देश में उन्हें दिया जा चुका है। इसके अलावा अदानी गैस, अदानी दूसरी चीजें और अदानी का जाने क्या क्या चीजें वो हो रही हैं। तो मोदी के प्रधानमंत्री के बाद अदानी दिन प्रतिदिन इतने रईस हो गए और इतने पावरफुल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें सरकारी राजनयिक पद का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी ने लाभ दिया है। और स्थिति यह है कि वो अब दुनिया के टॉप 10 में शामिल है। और जो हमारे यहां रिलायंस होती थी, रिलायंस ग्रुप बहुत पुराना है और वो ग्रुप जो है अब वहां नहीं टिकता है। तो एशिया के भी सबसे बड़े रईस अदानी हो गए हैं और सब कुछ हो गया और ये चंद सालों में हुआ है। तो ये स्थिति है। अब इन सारे को देखने के बाद में सवाल निश्चित रूप से ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं जो वास्तव में भ्रष्टाचार है। राफेल में घोटाला, इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, कितने घोटाले हैं। अब मोदी सरकार की समय में जो घोटाले हुए उन घोटालों पर कोई जांच कराने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक उस पर कुछ नहीं बोलता है। तो डरी हुई अदालतें, डरे हुए लोग क्या आपसे करें। डरी हुई व्यवस्था है और डरे हुए नागरिक जो हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, इससे ज्यादा उनकी क्षमता नहीं है। कमजोर को मार सकते हैं, बड़े से बात नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पर उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं। चाहे चीन भारत में घुसा आ रहा है, उस पर उन्होंने उठाया मुद्दा। कोरोना का जब संकट आने का था तब उन्होंने उठाया और बताया कि इसके लिए सावधानी बरत लीजिए। आर्थिक संकट को लेकर उन्होंने उठाया, बेरोजगारी के संकट को लेकर के उठाया, सैन्य में भर्ती, खाली पदों को भर्ती को लेकर के उन्होंने उठाया, तमाम सारे उठाया। इसी पर मैं एक चीज बात करता हूं कि आज जो है अग्निपथ करके जो है लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती का एक अभियान, और उसमें क्या किया, 4 साल की भर्ती हो। 4 साल आप नौकरी करेंगे, उसके बाद बेरोजगार, उसके बाद आप नौकरी ढूंढते रहिए और सोचते रहिए और करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके युवा और जो शक्ति वाला वक्त है वो तो सेना ले लेगी, और उसके बाद में जब आपको काम करने की बारी आएगी तो कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये इसका एक्सपीरियंस मौजूद है। इसका एक्सपीरियंस सार्ट सर्विस कमीशन है। सार्ट सर्विस कमीशन होता था भारत में, वो सिर्फ अफसरों का होता था और सेना में अफसर सिर्फ 2%। अब तो जवान भी शामिल होंगे तो हजारों हजार, लाखों लाख लोग जो हैं, जो हमारे बेचारे सेना से निकल के आएंगे, वो बर्बाद जीवन जिएंगे। उनसे पूछिए, आप तमाम सड़कों पर बैठ करके सब्जी बेचते दिख जाएंगे और बताएंगे सेना में हम कैप्टन थे। रिक्शा खींचते हुए मिल गए एक दिन देहरादून में। अब आप समझिए, इस स्थिति में है, ये बदतर हालत है। क्या करें, अपना मुंह छिपा रहे थे जब उनके साथी जो उनके साथ के थे वो जो वहां पहुंचे और देखा उन्होंने ये हालात। इन हालात पर, इन दर्द को कौन देखेगा, कौन समझेगा? क्योंकि सार्ट सर्विस कमीशन यही पीड़ा थी, और आपने इस पीड़ा को पूरा स्थायी बनाने का कर दिया, सबको बर्बाद करने का। क्यों? क्योंकि आप देश के लिए। नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट करके कहा कि उन्होंने तमाम विभागों के साथ बैठक की और उनसे, उनके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बात करके, और ये कहा है कि देश में जो है 1.5 साल के भीतर, क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव है, तो 1.5 साल के भीतर जो है 10 लाख लोगों को नौकरी दे दो और इस पर काम करो। 2024 तक हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो साहब, आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, लिखित वायदा था, मैनिफेस्टो में था
कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, अब कह रहे हैं 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे दे। अरे साहब, 8 साल में टोटल 16 करोड़ आपको नौकरी देनी थी और आपने नौकरी 1 करोड़ भी नहीं दी। 1 करोड़ तो मैंने बहुत बड़ी फिगर बता दी। 50 लाख भी नहीं दी। 50 लाख भी मैंने बड़ी फिगर बता दी। आपने 20 लाख भी नहीं दी। 20 लाख भी मैंने ज्यादा बता दी। तो आप समझ लीजिए कितनी नौकरियां मिली। तो ये हालात कि 16 करोड़ नहीं 16 लाख नौकरियां दी गई, ये हालत। और ये 16 लाख से भारत सरकार की नहीं है, पूरे देश के विभागों की, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे तृणमूल शासित हो, चाहे कोई और शासित हो, उन सारे राज्यों की मिलाकर के ये हालात। अब आप एक चीज देखिए, हालात ये है कि केंद्र सरकार का में ही यदि हम बात कर लें तो केंद्र सरकार के अधीन इस समय करीब 40 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, केंद्र सरकार के, किसी और के नहीं। तो केंद्र सरकार के 40 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और उन पर भर्तियां नहीं की जा रही। सेना में ही करीब करीब 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। तो यह स्थिति है। और पूरे देश की सरकारों की यदि हम बात करें तो 1 करोड़ से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, और 1 करोड़ से अधिक जब पद खाली हो तो उस स्थिति में आपको चिंता करनी चाहिए कि आप सिर्फ उन्हें भर दीजिए, मत दीजिए, आप एहसान मत कीजिए। सीएमआई का आंकड़ा है कि देश में 90 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और भुखमरी की स्थिति हो गई है, और 46 करोड़ ने नौकरी खोजना बंद कर दिया है, और भुखमरी की हालत ये हो गई है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ को वो रोटी जो है खिला रहे हैं अपने 5 किलो अनाज के जरिए। देश की हमारी मुद्रा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और अब 78 रुपए प्रति डॉलर को भी पार कर गई है। महंगाई ऐतिहासिक रूप से चरम पर है। देश ऐतिहासिक रूप से कर्जदार है। सिर्फ मोदी के 8 साल में वो 76 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया, जो 1947 से लेकर 2014 तक, जो 70 साल कहते थे, 70 साल में सिर्फ 70 से भी कम साल में सिर्फ जो है 70 साल राउंड फिगर में मानते हैं, तो 70 साल में वो सिर्फ 54 लाख करोड़ हुआ था। 54 लाख करोड़ था और वो बढ़कर आज 131 लाख करोड़ हो गया है। अब आप समझिए ये कर्ज हो गया है भारत में। इसके बाद में सवाल उठते हैं कि पहले मोदी ने 20 करोड़ का जो पैकेज दिया था, याद होगा कोविड के दौरान में जो 20 करोड़ का कोरोना पैकेज दिया था, उसमें किसको क्या मिला है? कुछ मिला है आपको? बताइए। सच्चाई यह है कि किसी को कुछ नहीं मिला। लोग परेशान, कहते हैं वो पैसा गया कहां, किसको क्या मिल गया? तो ये लूट हुई है उस 20 लाख करोड़ की, और उसी तरीके से अब 10 लाख नौकरियां देंगे नरेंद्र मोदी 1.5 साल में। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जुमलों वाली सरकार यदि कहते हैं, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी टारगेट पर है, क्योंकि राहुल गांधी को छोड़ के बाकी विपक्ष के सभी नेता, चाहे जिस पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, थोड़ा बहुत ममता बनर्जी बोल देती हैं, लेकिन वो भी अब संभल के बोलती है क्योंकि उनका परिवार पूरा फंसा हुआ है। वो तो घोटाले के आरोप हैं, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उसके बाद में आप देखिए लालू का परिवार हो, या अखिलेश यादव हो, या मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, या कोई किसी की भी बात करें, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी हैं जो बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं और सड़क पर भी दिखते हैं। तो इस कारण से राहुल गांधी टारगेट पर है, और इसलिए भी टारगेट पे हैं कि इस देश के अंदर 2019 जो कांग्रेस का सबसे खराब माना जाता है प्रदर्शन, उसमें भी वो 12 करोड़ वोट लेकर के आई थी, और कोई भी दल उसका 1/4 वोट भी नहीं ला सका। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उन्हें लगता है कि 12 करोड़ आज भी वोटर खड़ा है, उनके परिवारों और सबको जोड़ेंगे तो और भी ज्यादा हो। तो 12 करोड़ वोटर जिनके साथ खड़ा है, वही अकेले इन्हें
खा सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी आंखों में अखरते हैं। अब कांग्रेस ने क्या कहा वो आप समझिए। कांग्रेस के सुरजेवाला ने कहा कि 1 करोड़ से जो अधिक पद खाली पड़े हैं, रोजगार देना है, तो सिर्फ उसके लिए बजट आवंटित कर भर्तियां खोल देनी है। जब प्रचार प्रसार के बजट में कटौती नहीं की जा रही है, तब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? कोई एहसान मत करो, बस रिक्त पद भर दो, खाली पद भर दो। तो ये है। एक डॉक्टर सविता वर्मा है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने जिस तरह से नफरत की खेती करके और इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, उसी पर उन्होंने कहा अगर बुलडोजर से ही न्याय करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। यह सब देखकर अदालतें अगर मौन है तो वो भी न्याय की बात करना बंद कर दें। कितनी बड़ी बात कही है सब डॉक्टर सविता वर्मा ने, इसको आपको समझना होगा। एक और चीज है कि बाद इंतखाब तुम्हारे इंसाफ रो रहा है, घर पर लगी बुलडोजर चौकीदार सो रहा है। तो इस तरह से है। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात आज के हालात पे कही। आज गिरते गिरते क्या गिरा, मकान गिरा, रुपया गिरा, सेंसेक्स गिरा, इंसान गिरा, ईमान गिरा, आंख का पानी गिरा, भरोसा गिरा, रोजगार गिरा, इकबाल गिरा, भाईचारा गिरा, बाकी आप बताओ। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है सौरभ शर्मा, उन्होंने कहा कि देश का नाम गिरा, मान सम्मान गिरा, देश की साख गिरी, लोगों की बुद्धि का स्तर गिरा। तो ये समझ लीजिए कि यह स्थिति है कि देश हर तरफ जो है गिर ही रहा है, कुछ बनता दिखाई नहीं देता है। इस पर आईपीएस अधिकारी हैं विजय शंकर सिंह, बहुत वोकल रहते हैं, उन्होंने भी सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा कि नोएडा फिल्म सिटी में जहां से कुछ टीवी चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाते हैं, टीवी चैनल नियमित रूप से जहर उगल रहे हैं, देश समाज और सरकार के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। उम्मीद है कि उनके दफ्तर निर्धारित नक्शे के अनुसार ही बने होंगे। यदि नहीं बने हैं तो प्राधिकरण को उनके नक्शे की जांच करनी चाहिए, और यदि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलता है तो वहां भी चलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही है। यदि यही स्थिति है, इसी नाम पर आप तो कह रहे हैं ना, आप तो कह ही नहीं रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम के कारण गिरा रहे हैं, तो आप देखिए ना, ये करिए। और वो तो नफरत भी फैला रहे हैं। तो आज आपको समझना पड़ेगा, देश को आजादी दिलाने वाली और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी आज दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और सांसदों, दर्जनों सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री सहित तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस दफ्तर में डटे रहे, और उनको पुलिस अंग्रेजी हुकूमत की तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं को कांग्रेस के दफ्तर भी नहीं जाने दे रही थी, और उनको हिरासत में ले लेकर के थानों में और तमाम जगह भेज रहे थे। तो ये स्थिति, अब आप ये स्थिति करते हैं उस अखबार को, जिस अखबार को राहुल गांधी ने खड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि उस अखबार ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। नेशनल हेराल्ड ने, कौमी आवाज ने, नवजीवन ने, जो नेशनल हेराल्ड ग्रुप का एजेएल कहते हैं, एसोसिएट जर्नल्स। तो आप समझिए, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को फिर से एक बार राहुल गांधी ने इसलिए खड़ा करने की सोची क्योंकि देश की शान है, वो देश को आजाद कराने वाला है, देश के लिए लड़ने वाला है। लेकिन वो खड़ा हो गया तो झूठ बोलने वालों का झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो मौजूदा गोदी मीडिया है वो तो सच दिखाता नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी टारगेट पर है। इसी को लेकर के लोकसभा में ईडी की कार्रवाइयों को लेकर के ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उस पर जो देश के राज्य मंत्री हैं फाइनेंस के, पंकज चौधरी, उन्होंने इस पर जवाब दिया था। उन्होंने बताया था, क्या पूछा गया था कि ईडी ने 2011 से 2020 के बीच में 1700 से अधिक छापे मारे और 1569 विशेष जांच शुरू की। फेमा के तहत किए गए जो छापे थे, ईडी की कार्रवाई थी, एफआईआर थी, उसमें 2014 से लेकर 2022 के बीच केवल 0.5% ही लोग दोषी पाए गए, शेष सारे निर्दोष पाए गए। मतलब 1% लोग भी
दोषी नहीं पाए गए। ईडी इसमें केवल 9 मामलों में दोष सिद्ध साबित कर रही पाई। आप सोचिए 1569 मामले दर्ज किए, 1700 जगह छापे मारे और सिर्फ 9 मामलों में जो है दोषी ठहरवा पाई। तो यह समझिए 2014 के दौरान 122 12 तलाशी ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो पैसे जब्त किए गए और सारी कुर्क की गई। फिर 104 शिकायतें दर्ज की गई और फिर 2014 से 22 के बीच में 2974 तलाशी ली गई और जो है 839 केस जो है दर्ज किए गए। और इन सब के बाद में कितनी कन्विक्शन होती है? 1% भी नहीं होती। मतलब 1% लोग भी दोषी नहीं पाए जाते हैं तो ईडी की कार्रवाई दिखावा अधिक हो जाती है, वसूली का एक तरीका हो जाता है, डरवाने का तरीका हो जाता है। और क्योंकि जब आपकी संपत्तियां जब्त हो जाती हैं तो जो इन्होंने संपत्ति जब्त की वो 95,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। और 95,000 करोड़ रुपया जब जब्त रहता है, जितने समय तक रहेगा, बाद में छूट जाएगा जब केस खत्म हो जाएगा, लेकिन उतने में समस्या हो जाएगी और उतने समय में जो पैसा जब्त रहेगा वो एक प्रकार से ब्लॉक हो जाता है। और सीधे कैश नहीं ये होता है, रुपए के साथ साथ ये संपत्तियों का वर्णन है। तो ये स्थिति है। अब इन चीजों को यदि आप देखेंगे तो किस तरीके से ये सारी चीजें प्रोपोगंडा किए जाते हैं, इसलिए क्योंकि आप मूल मुद्दे से हट जाएं, आपके बच्चे बेरोजगार घूमे, आप जो है दर दर की ठोकरें खाएं, भाजपा के तमाम नेताओं के पास जाएं कि साहब हमें कहीं पे एकोमोडेट कर दी, कहीं कुछ कर दिए, दया में जिए। आपको संबल आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं चाहते, आत्मनिर्भर का तो सिर्फ नारा देते हैं। इसीलिए शायद देश के सारे एसेट्स सब कुछ बेचे जा रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरी देश की व्यवस्था दिए जा रहे हैं। ये हालात तो आज भी राहुल गांधी को फंसाने की पूरी साजिश में ईडी जुटी हुई है और गोदी मीडिया उन्हीं के हिसाब से चीजें बताता है। आज के अखबारों में भी मैंने देखा तो जो है उस खबर को कोशिश की गई कितना दबा दिया जाए। देश के 25 राज्यों में राहुल गांधी के समर्थन में, क्यों ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, विद्वेष की भावना से पॉलिटिक्स है, इसको लेकर के प्रदर्शन हुआ, तमाम बड़े नेताओं को चोट आई, तमाम सारे लोगों के साथ अभद्रता हुई, सब चीजें हुई, लेकिन सब डटे हुए हैं, लड़ने को तैयार बैठे। क्यों? अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, एक औरत है जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, मंत्री है, वो कल कह रही थी 2000 करोड़ का घोटाला है, ये है वो है। अरे भाई, जब 1 रुपया राहुल गांधी या सोनिया गांधी के अकाउंट में न गया है, उल्टा उनका पैसा गया है, और जब उनका पैसा गया हो तो फिर आप ऐसी बात करें तो अजीब सी बात लगती है कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद ही अपना बताया है कि उनकी कितनी आमदनी है, कितना क्या है, तो उन सारी चीजों का जब रिकॉर्ड मौजूद है तो उन्हें किसी के जरूरत क्या है किसी से जानने की कि क्या करेंगे। तो राहुल गांधी ने जब ईडी ने उनसे सारे सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि उनके पास पैसा कहां से है, क्या है। तो उन्होंने इस मामले में बताया कि जो है 90 करोड़ का जो लोन लिया था वो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और उसमें 67 करोड़ रुपया कर्मचारियों की और सबकी सैलरी देने में चला गया। बाकी 23 करोड़ रुपया जो है हाउस टैक्स और ये वो सब जमा करने में चला गया। 1 रुपया किसी कहीं नहीं आया, उल्टा राहुल गांधी का अपना खुद का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो ये समझिए। और जो यंग इंडिया कंपनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें उसके जितने डायरेक्टर्स हैं कोई फायदा नहीं ले सकते, कोई भी वेतन नहीं ले सकते, कोई भत्ते नहीं ले सकते। तो आप ये जान लीजिए, इसके बाद में ये स्थितियां हैं। सिर्फ उस अखबार को चलाने की वो सजा भुगत रहे हैं जो देश की आजादी की लड़ाई के लिए था और जो अंग्रेजों को डरा देता था। आप समझिए, राहुल गांधी ने पूरा रिकॉर्ड दिया है कि उनके पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है, टोटल संपत्ति, और 72 लाख रुपए का उनके ऊपर लोन है। और उस पर जो है जो सारी संपत्तियां उन्होंने उसका पूरे एफिडेविट दिया है, उसका पूरा विवरण दिया है कि कहां कहां कितनी है।
तो ये स्थिति है। और जो राहुल गांधी ने सारी चीजें दी है, कहां कैश है, क्या है, क्या म्यूचुअल फंड है, तो उन्होंने 5 करोड़ 19 लाख रुपए के बॉन्ड है, इसके अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। और दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में विरासत में जो उन्हें खेत मिला है वो है। उसके अलावा उनके पास में 333 ग्राम सोना है। और इसके बाद में जो उनके पास में कुल इनकम उनकी है वो 2017-18 का जो रिटर्न उन्होंने फाइल किया था उसके हिसाब से जो आई है वो 1,11,85,570 रुपए रही। तो आप समझिए कि है। और राहुल गांधी के पास में इनकम के सोर्स क्या है? सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी है, रॉयल्टी इनकम है, रेंटल इनकम है, और बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट है, और म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड और कैपिटल गेन। तो आप समझ लीजिए कि जब कुछ है ही नहीं तो आप क्या बताना चाह रहे हैं और कहां से कैसे फंसाना चाहते हैं। तो आपका जो उनसे पूछा भी, सवाल भी ईडी ने पूछा कि नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने के पीछे आपका मकसद क्या है, क्यों आप नेशनल हेराल्ड को फिर से मजबूत खड़ा करना चाहते हैं। अरे भाई, देश का अखबार है, देश की आजादी दिलाने वाला अखबार है, हम क्यों नहीं खड़ा करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का शुरू किया हुआ अखबार था, कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र होता था और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का मुखपत्र होता था। तो उसको हम क्यों नहीं खड़ा करेंगे, तो हमारे देश के सम्मान का विषय है। और इसके लिए हम अपने पास से लगा के करेंगे, अपनी पार्टी और सबकी मदद से करेंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी की तो आदत ही रही है कि इस तरह से फ्रॉड खड़े करने की, चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे ये हो, सब वो खड़े करते रहे। 2G हो, ये हो, तो ये सब करके वो अपने आप को पाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य। तो इस तरह से है। और जिन जिन लोगों ने ये झूठे, और सबने कोर्ट में कहा कि हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसी मामले में जिसमें आज राहुल गांधी से पूछताछ हो रही, इसी में क्लीन चिट दे चुकी है 2015 में ईडी। तो आप समझिए कि फिर आप उसमें कर रहे हैं क्यों? चुनाव में आपको खेलना है, 1.5 साल रह गया चुनाव में। फिर आप उसमें बताएंगे अरे वो तो ये फंसे हैं, वो तो वो हैं, वो हैं। ये आपकी आदत। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी क्या है इस समझ लीजिए, उनकी जांच कब हो, या भाजपा नेताओं की जांच कब होगी। कल राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आप सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की करते हैं या विपक्ष के नेताओं की करते हैं, दूसरे जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं उनकी कोई जांच नहीं हो। सवाल जायज। चलिए चर्चा समाप्त करते हैं। और समझता हूं कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो देश के लिए घातक है और निश्चित रूप से इसे रोका जाना चाहिए। एक स्वच्छ स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। लोकतंत्र के चारों स्तंभ मजबूत होने चाहिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, और चाहे पत्रकारिता हो। लेकिन पत्रकारिता जीवित तब होगी जब नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार आएंगे, नहीं तो गोदी मीडिया है ही आपके सामने। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करते हुए धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि यदि हमारे कार्यक्रम में आपको कहीं कोई गलती नजर आए, कोई चीज हो, तो आप जरूर हमें इनबॉक्स कीजिए। हम अपनी गलती सुधारेंगे, भविष्य में ना हो ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम भी डरने वालों में से नहीं, हम भी सावरकर नहीं, गोडसे नहीं, हम गांधी नेहरू के देश के, सरदार पटेल के देश के, मौलाना अबुल कलाम के देश के, और हम भारत माता के बेटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।